दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जो है जिला दर्शन की क्लास 5 में रायबरेली ज़िला कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और चलिए इसमें हम देखते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल जैसे है, जनसंख्या क्या है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। और ये रायबरेली ज़िला लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए देख सकते हैं। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, लखनऊ मंडल के अंतर्गत रायबरेली ज़िले को। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं रायबरेली, यहाँ पर एक वो थोड़ा कट जा रहा है, बाकी आप देखेंगे तो हम जो है इसको ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल एवं मिट्टी, तो जो है भौगोलिक अवस्थिति, यह जिला गंगा नदी के उत्तरी मैदान एवं मध्य उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह अवध के जालोर मैदान का मुख्य भाग है। मृदा का प्रकार कैसा, तो यह मुख्य रूप से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि सलोन और मटिहार क्षेत्रों में मटियार व ऊसर लवणी मिट्टी के भी पैच मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर कह सकते हैं प्रमुख तौर पर तो जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। इसके पड़ोसी जिला और सीमाएं किसके साथ लगती हैं, तो उत्तर में लखनऊ एवं बाराबंकी, और पूर्व में अमेठी जिला से लगती हैं, और पश्चिम में उन्नाव जिला से। दक्षिण में प्राकृतिक सीमा गंगा नदी फतेहपुर जिले के साथ दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,371 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, और कुल जनसंख्या 29,03,507, और कुल जनसंख्या मतलब ये अभी देख सकते हो कि 14,95,240 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला जनसंख्या होंगे जनघनत्व, तो महिला जनसंख्या 14,08,263 है, और 721 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है। साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर 68.41% समग्र जिला की है, और 78.64% पुरुषों में है, और 57.58% महिलाओं में जो है साक्षरता दर है। लिंगानुपात, तो 10 की वृद्धि देखते हैं तो 942 प्रति 1,000 महिलाओं पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 942 है, और 10 की वृद्धि की अगर बात की जाए तो 17.46% 10 की वृद्धि रायबरेली ज़िले में हुई है 2001 से लेकर 2011 के दौरान। अब ग्रामीण और शहरी वितरण देखते हैं तो 90.31% जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है, और 9.69% जो जनसंख्या है वह शहरी जनसंख्या है। प्रशासनिक ढांचा, तहसील, तो तहसील रायबरेली सदर तहसील, लालगंज तहसील यह औद्योगिक केंद्र है, जिसमें रेल कोच भी निर्माण क्षेत्र आता है। डलमऊ तहसील में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र गंगा नदी का क्षेत्र है, और रायबरेली में तो मुख्य प्रशासनिक और केंद्रीय राजस्व कार्यालय है। उसके बाद 4 नंबर पे महाराजगंज तहसील, उत्तर पूर्वी भाग कृषि का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। ऊंचाहार तहसील, दक्षिणी भाग ऊर्जा एवं बिजली उत्पादन केंद्र एनटीपीसी का। सालोन तहसील, दक्षिण पूर्वी भाग पारंपरिक एवं धार्मिक विरासत का केंद्र है। अब विकास खंड की बात की जाए, ब्लॉक, तो जो है इस सूची में 6 ब्लॉक देखते हैं। पहले अमावा रायबरेली सदर तहसील के अंतर्गत, बछरावा महाराजगंज तहसील के अंतर्गत, बहादुरपुर सालोन तहसील के अंतर्गत, छतोह सालोन तहसील, खीरो लालगंज तहसील, डलमाऊ तहसील। उसके बाद इसमें 7 से 12 देखते हैं। फिर विदिनसा गौरा डलमाऊ तहसील, डीह शलोन तहसील, हरचंदपुर रायबरेली सदर तहसील, जगतपुर ऊंचाहार तहसील, लालगंज तहसील, महाराजगंज तहसील। ठीक है, उसके बाद 13 से 16 फिर आता है नसीराबाद ब्लॉक, यह सलोन तहसील के अंतर्गत आता है। शिवगढ़ महाराजगंज तहसील के अंतर्गत, राही या रायबरेली सदर के अंतर्गत, रोहनिया ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत, शरेनी लालगंज तहसील के अंतर्गत, संताव ये भी जो है रायबरेली तहसील के अंतर्गत आता है, सदर के अंदर आएगा। अब राजनीतिक स्थिति क्या है, लोकसभा सीट एक है। रायबरेली लोकसभा देश की सबसे प्रतिष्ठित संसदीय सीटों में से एक मानी जाती है, जहाँ पर कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता जो है
मैदान में उतरते हैं। विधानसभा सीटें कौन उतरते हैं आप लोग कमेंट में बताएं। विधानसभा सीटें 6 हैं। रायबरेली सदर, शालोन एससी सुरक्षित है जो, ऊंचाहार, सरेनी, बछरावी जो बछरावा यानी कि ये भी एससी सुरक्षित है, और हरचंदपुर। फिर आता है प्राचीन इतिहास एवं भर शासन। तो नामकरण एवं उत्पत्ति माना जाता है कि इस शहर की स्थापना भर समुदाय के शासकों द्वारा की गई थी। इसे मूल रूप से राही और बरेली के जुड़ाव से देखा जाता है। राजा डल और डलमऊ गंगा नदी के पावन तट पर स्थित डलमऊ कस्बे की स्थापना पर राजा डल ने की थी। यहाँ आज भी प्राचीन डलमऊ किले के साक्ष्य विद्यमान हैं, इसीलिए इसे डलमऊ भी कहते हैं ना। 1857 का संग्राम देखते हैं। राणा बेनी माधव। रायबरेली के शंकरपुर में लोकप्रिय राजा राणा बेनी माधव बख्श सिंह 1857 की क्रांति के इस क्षेत्र के महानायक थे। उन्होंने अवध की बेगम हजरत महल के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को कई बार पराजित किया और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। ठीक है, तो ये इतिहास भी रहा है, बहुत ही वीरतापूर्ण इतिहास रहा है। फिर आती मुंशीगंज गोलीकांड एक हुआ था जो ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। अवध का जलियांवाला बाग, तारीख 7 जनवरी 1921। घटनाक्रम: बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन के दौरान सई नदी के मुंशीगंज घाट पर 31 निहत्थे किसानों पर ब्रिटिश शासन द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस शहादत स्थल को मुंशीगंज शहीद स्मारक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग, ये अवध का जलियांवाला बाग। फिर आती बात भाषा शैली एवं लोक संस्कृति। तो भाषा शैली कैसी है? रायबरेली के मुख्य रूप में अवधी भाषा है और कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ के लोक भाषा में मिठास और ग्रामीण अंचलों में अवधी शैली का प्रयोग मिलता है। लोक कला और गायन, यहाँ लोक पर्वों पर आल्हा गायन, सोहर, कजरी और पारंपरिक लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। फिर साहित्यकारों की धरती भी कहा जाता है। महान विभूतियाँ यहाँ से हुई हैं, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के प्रवर्तक तथा सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक, जन्म स्थान दौलतपुर गांव। फिर आता है मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी जो है पद्मावत के रचयिता हैं, प्रसिद्ध सूफी कवि। इनका संबंध भी तत्कालीन रायबरेली के जायस नगर से था। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला जी भी अपनी कालजयी रचनाओं के एक बहुत बड़ा हिस्सा गंगा किनारे स्थित लखनऊ में रहकर रचा था। लखनऊ नहीं, सॉरी दोस्तों, डलमऊ में। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े साहित्यकार भी हुए, इसलिए महान विभूति भी इसे कहा जाता है। ऐसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब अफवाह तंत्र की बात की जाती है। नदियाँ और झीलें जो हैं, तो जनपद की दक्षिणी सीमा पर लगभग 54 किलोमीटर तक बहती हुई धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से जीवनदायिनी नदी है। फिर साई नदी की बात, यह नदी जनपद के ठीक मध्य भाग से टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है और पूर्व जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रमुख झीलें, जिले में कचरी झील यानी कि महाराजगंज और रामपुर झील प्रमुख जल निकाय हैं। अब शमसपुर पश्चिम बिहार रामसर साइट, स्थापना वर्ष 1987 में हुई और अवस्थिति रायबरेली के रोहनिया विकास खंड के पास स्थित है। रामसर ऊर्जा, यह एक इंटरनेशनल महत्व की आद्य भूमि यानी रामसर साइट है जहां सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसका आर्थिक परिदृश्य क्या है, कारखाने वगैरह, चलिए देखते हैं। सार्वजनिक और औद्योगिक जिलों में से एक माना जाता है इसको। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, लालगंज भारतीय रेलवे की आधुनिक LHB डिब्बों का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद ITI लिमिटेड रायबरेली दूरसंचार उपकरण और डिजिटल उत्पाद के लिए। NTPC लिमिटेड ऊंचाहार तापी विद्युत परियोजना बिजली उत्पादन। और फिर आता है बिजली सीमेंट फैक्ट्री हरचंदपुर सीमेंट उत्पादन क्लैडिंग। ठीक है। फिर कृषि व्यवस्था की बात की जाए तो धान, गेहूँ, तिलहन और दलहन प्रमुख फसलें हैं। सालोन और ऊंचाहार में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और फिर शारदा नदी प्रणाली कैसी है, तो जिले का आर्थिक ढांचा मजबूत करने में यह नहर प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान है, जिससे कृषि सिंचाई संभव होती है। एक जिला एक उत्पाद देखते हैं। फिर इसमें आता है कास्ट शिल्प यानी कि वुड वर्क।
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत रायबरेली की लकड़ी में के हस्तशिल्प के लिए चुना गया। यहाँ के तहसीलों में शीशम, सागौन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। यहाँ का बना क्लासिक फर्नीचर पूरे उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में प्रसिद्ध है। फिर प्रमुख मेले और खान पान और नृत्य, तो इसमें डलमऊ का कार्तिक पूर्णिमा मेला गंगा घाट के तट पर लगने वाला जनपद का सबसे बड़ा मेला, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान उत्सव में भाग लेते हैं। तो यह रायबरेली का सबसे बड़ा जो है मेला लगता है। फिर अगर खान पान की बात की जाए तो अवध संस्कृति के प्रभाव से यहाँ की पारंपरिक थाली, कचौड़ी और डलमऊ के पेड़े काफ़ी प्रसिद्ध हैं। फिर प्रमुख लोक नृत्य, ग्रामीण अंचलों में आहिर समुदाय द्वारा किया जाने वाला फरुआई नृत्य लोक कला की अमूल्य धरोहर है। यहाँ डलमऊ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, देख सकते हो आप, कई बार इसका जो है उल्लेख हुआ है। धार्मिक दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो डलमऊ घाट गंगा पवित्र घाट, राजा डल का किला, निराला जी की कार्यस्थली। फिर आता है चंपा देवी मंदिर, रायबरेली लखनऊ मार्ग पर स्थित अत्यंत प्राचीन शक्तिपीठ। फिर आता है जायस स्मारक, मलिक मोहम्मद जायसी की स्मृति में बना सूफी साहित्य केंद्र। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी उद्यान, आधुनिक विकास के प्रतीक और दर्शनीय स्थल के रूप में। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन स्थल को अवध का जलियांवाला बाग यानी कि मुंशीगंज गोलीकांड कहा जाता है। ए चौरी चौरा गोरखपुर, बी मुंशीगंज घाट रायबरेली, सी डांडिया खेड़ा उन्नाव, डी रुआगाड़ी हरदोई। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। फिर दूसरा देखते हैं। रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री MCF भारतीय रेलवे की कौन सी विशिष्ट इकाई है? ए प्रथम रेल डिब्बा विनिर्माण इकाई, बी तृतीय रेल डिब्बा विनिर्माण इकाई, सी डीजल इंजन निर्माण इकाई, डी पहिया विनिर्माण संयंत्र। तीसरा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्यभूमि शमसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली के किस विकासखंड के क्षेत्र में आता है? ए लालगंज विकासखंड, बी डलमऊ विकासखंड, सी रोहनिया विकासखंड, डी महाराजगंज विकासखंड। इसका भी आप लोग उत्तर दीजिए। फिर आता है चौथा। एक जिला एक उत्पाद में रायबरेली जिले में किस पारंपरिक शिल्प के लिए चिन्हित किया गया? ए जरी जरदोजी हस्तशिल्प, बी काष्ठ शिल्प, सी हैंडलूम वस्त्र उद्योग, डी चमड़ा उद्योग उत्पाद। ODP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फिर आज का अंतिम प्रश्न। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह का मुख्य गढ़ रायबरेली किस स्थान पर है? ए डलमऊ किला, बी शंकरपुर, सी दौलतपुर, डी नसीराबाद। तो इसका आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए आइए सही उत्तर देख लेते हैं। तो जो पहला था उसका सही उत्तर बी था। 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज घाट पर किसानों की शहादत हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी है। लालगंज स्थित MCF भारत की तीसरी आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री है। फिर तीसरे का सही उत्तर सी है, या 1987 में स्थापित उत्तर प्रदेश की घोषित रामसर आर्द्रभूमि है। फिर आता है 4 का बी। सालोन और लालगंज क्षेत्र में लकड़ी की पर शानदार बारीक नक्काशी होती है। फिर 5 का उत्तर सही बी। राणा बेनी माधव शंकरपुर के राजा थे जिन्होंने अवध क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।